चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बच्चों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी पे फोकस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। अब आईईडी के अंदर ना टोटल थ्योरी है, यहां पे इसको पढ़ने का तरीका काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो आपने मैक्रो को पढ़ने का तरीका रखा है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, नो डाउट मैंने एमसीक्यूज डाले हुए हैं। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सारा थ्योरी रिकैप के लिए आ गया, फिर लास्ट में ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ईयर्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। इसके अंदर से भी सारी याद करने की जरूरत नहीं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। क्लासेस के दौरान भी मैंने रिवीजन करवाया था, सेम चीज बोली थी, अभी दोबारा से वही चीज बोल रहा हूं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब बच्चों ये चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो हम 3 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं ना, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये आज हो गया 1947, 1991। 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो जब इंडिपेंडेंस मिला उससे पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई थी जब वो इंडिया को छोड़ के गए, इस बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन हो रहा है इस वाले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 में। फिर 1947 से बाद हमारी क्या पॉलिसीज आई इंडिया की, जब इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ। तो पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आएगा 1950 से लेके 1990s के बीच में क्या पॉलिसी आई। फिर चैप्टर नंबर 3 ये बताता है कि भाई इन पॉलिसीज के अंदर क्या दिक्कत रही, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर एलपीजी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए। तो आज का हमारा टारगेट ही यही है कि ये 3 चैप्टर बड़ी कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये काफी मेजर चैप्टर्स हैं और इन्हीं में से बेस ले डाउन होगा आगे वाले बाकी चैप्टर्स का। आइए इससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे क्या कौन सा रूल चल रहा था बच्चों, कॉलोनियल रूल। Economy of a country includes production, distribution or economic activities that relate with people and determine the standard of living. Before the advent of British rule, ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले क्या सिचुएशन था, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी थी। कई स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करता था, बट अगेन वो आपके सिलेबस में नहीं है। एग्रेरियन इकोनॉमी था एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिशर ने ये सब कुछ खत्म कर दिया। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय colonial government were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest. उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट या नुकसान से लेना देना था, उनको इंडिया के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं था। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट वाज अंडर अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरे हाल कर चुके थे। अच्छा, इसके ऊपर 1 मार्कर आ सकता है, इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा जीडीपी अंडर कॉलोनियल रूल। सबसे पहले तो इंडिया का जीडीपी मेजर करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं थे उस टाइम पे, पर कैपिटा इनकम भी मेजर नहीं कर पा रहे थे। बट कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स करे गए थे, जिसके अंदर आपको ये याद रखना है, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वीके आरवी राव एंड दादा भाई नारोजी आर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये दोनों अप्रोचेस ली गई जिसके अंडर इंडिया का नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम मेजर किया गया। फिर एक एक करके सेक्टर्स का डिस्कशन है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर, याद करिए वो मूवी हमने एग्जांपल लिया था लगान। लगान मूवी में क्या होता था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स होते थे, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ये ब्रिटिशर्स हो गए, इसके नीचे जमींदार, जो ऐसा समझ सकते हैं उस टाइम के राजा महाराजा हो गए, और उसके नीचे आते थे कौन, फार्मर्स, जिसके अलग अलग नाम यूज कर रखे, टिलर्स, टेनेंट्स। बात इनकी कर रहे हैं फार्मर्स की। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स इनको टारगेट देते थे कि भैया आपसे इतना हमें लगान यानी कि टैक्स यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए।
अगर आप ये नहीं देंगे तो ब्रिटिश आर्मी आप पे अटैक कर देगी और आपसे आपकी पावर्स ले लेगी। और जमींदार अल्टीमेटली फार्मर्स को प्रेशराइज करते थे कि भैया आप ये उगा के दो या ये चीज दीजिए, टैक्स दीजिए। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सिस्टम बना रखा था। मूवी में भी काफी क्लियरली देखा, फिर मैच वैच होता है उनका क्रिकेट का एंड सो ऑन। बट एग्रीकल्चरल सेक्टर, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लगान दैट इज टैक्सेस, जमींदारी सिस्टम जिसे बोलते थे, वो चलता था। पॉइंट नंबर 2, ये ना इंपॉर्टेंट हेडिंग्स भी कर लेंगे, काफी है इस टाइम पे। अगेन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, तो भाई एक एक पॉइंट में घुसो। बट ये है कि ओवरव्यू, इंडियन इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मल्टीपल रिविजन्स। ये लेक्चर अपलोड करके मैं आपको दे भी दूंगा, आप 10 बार ही सुनना चाहें सुनिए उसको, जितनी बार सुनेंगे उतना दिमाग में घुसता जाएगा। अगला आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है? फूड क्रॉप की जगह क्या उगाया गया था? कैश क्रॉप। उस टाइम पे देश के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था, बट प्रॉफिट के लालच में फार्मर्स को ये बोला जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी कि आप ये सामान उगाओ। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज बन रही थी जो फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर करती थी बहुत। उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता था, और ये रॉ मटेरियल कहां से आता था? इंडिया से आता था। तो रॉ मटेरियल वो यहां उगवाते थे और बोलते थे बेचो हमें। तो इंडिया के अंदर और बुरे हालात हो गए, भाई खाने को है नहीं और आप कैश क्रॉप उगाने चले हो। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन लेवल कम रहता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर सरकार इन्वेस्ट ही नहीं करती थी, ब्रिटिशर्स को लेना देना ही नहीं था। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन ये पॉइंट ऊपर ऑलरेडी देखा हमने। State of agriculture sector, agriculture was the main source of livelihood for most of the people of India. About 75% of country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. अगला आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया? इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाना जाता। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी, नई इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप नहीं किया। और पार्टीशन के दौरान, जैसे अगर आप इंडिया का देखेंगे मैप, यहां पे जैसे इंडिया है, यहां पे पाकिस्तान है, यहां पे वेस्ट बंगाल है, सॉरी वेस्ट बंगाल कह रहा हूं, बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हो गया। इररिस्पेक्टिव इनका आज के टाइम पे क्या हालात हैं, उस टाइम पे पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग सिटीज और ऐसे रखता था जगहें जहां पे बहुत अच्छा खासा काम होता था, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था। इंडस्ट्रीज यहाँ पे जूट की, यहाँ पे फर्टाइल एरिया लाहौर बहुत फेमस है, इकोनॉमिक हब है। आज भी इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो अच्छा खासा हब है, इकोनॉमिक हब है। तो जब पार्टीशन हुआ तो सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारी इंडस्ट्रीज इन जगहों पे चले गई, इन कंट्रीज के पास। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक हुआ। तो एक एक करके पढ़ते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके दो मोटिव थे, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स एंड टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हाई प्राइस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, सॉरी ब्रिटेन की, ये फिनिश्ड गुड्स बना के क्या कहती थी? इंडिया में बेचेंगे, चीप खरीदेंगे रॉ मटेरियल और एक्सपेंसिव बेचेंगे फिनिश्ड गुड्स। क्या ये समझ में आ पा रहा है बात? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डिक्लाइन होने की वजह से एक तो बेरोजगारी जनरेट हुई इंडिया में, और इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से बहुत ज्यादा फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होने शुरू हो गए। और क्या प्रॉब्लम आई? लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ी बड़ी मशीनें जो हम इंपोर्ट करते थे वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसकी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी बनाने के लिए बड़ी मशीनें। लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कम था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर था ही नहीं। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट सेक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडिया में, तब नहीं था। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या था बच्चों? जैसे इंडिया का अगर आप मैप देखिए, अगेन इसको समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया यहां है, ब्रिटेन यहां है, यहां पे अफ्रीका है,
मतलब अफ्रीका को थोड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया ना पूरा ऐसे करके, ठीक है, रफली बना रहा हूँ। तो होता क्या था कि इंडिया हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अच्छा खासा ट्रेड रखता था अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, चाइना हो गया, इस साइड पे हो गया एंड सो ऑन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स चाहते थे क्या कि इंडिया यहां से फिनिश्ड गुड्स खरीदे और हमें ही रॉ मटेरियल भेजे, यही। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का धीरे धीरे ट्रेड बाकी कंट्रीज के साथ खत्म करना शुरू किया था। अब धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया और यहां पे एक याद रखना है आपको, स्वेज कैनाल ओपन किया था। पहले यहां इतना लंबा चौड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से होता हुआ, साउथ अफ्रीका के नीचे से होता हुआ जाता था। स्वेज कैनाल के आने से ये ट्रेड फास्ट हो गया। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या था, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक स्विस कैनाल याद रखना है, इसका ईयर क्या था, ईयर नीचे मेंशन्ड है, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल 1869, ये याद करना है आपको। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब इंडिया क्या कर रहा था भाई, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस इन जगहों पे इस्तेमाल हो रहा था। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड, अल्टीमेटली इससे इंडिया को एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ। बट ब्रिटिशर्स ने उसको भी काम नहीं करने दिया, वो क्या किया, सारा का सारा पैसा कहां लगा दिया, अपने काम में। समझ में आ रहा है बात। डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, लोग कैसे हैं, उनका रहने का तरीका या क्या था। सारे फैक्टर्स के अंदर बेकार, सब फैक्टर्स के अंदर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इसको बोलते थे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज जैसे ना 3 स्टेजेस होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट। अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, इसे बोलते हैं सेकंड स्टेज। दोनों कम है, थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज यहां से यहां पे कब आता है, जब मेडिकल फैसिलिटी बढ़नी शुरू होती है। तो ये हुआ इंडिया में 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं इसे, ये याद रखना है आपको। अब इंडिया अगर वैसे बात करेंगे तो थर्ड स्टेज पे आ गया है, पॉपुलेशन कम होती, मतलब बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया इंडिया का। इसका रीजन यूजुअली क्या होता है, एजुकेशन। अब जैसे जैसे आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन्स में तो है, पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी फैमिली से अब छोटी फैमिलीज होती जा रही है, बर्थ रेट कम है, पहले बहुत ज्यादा था इंडिया का। समझ पा रहे हैं। तो 1921, अगेन वो याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखना है कि पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881 के अंदर। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना। और 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जब हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में गए थे। समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे कम थे, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है, ये बहुत ज्यादा था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। डेमोग्राफिक कंडीशंस, यही दोनों साल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समझ में आता है। क्या मतलब, सेकंड स्टेज में तो बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। ऐसा तो मैंने देखा नहीं कहीं पे भी। वो ये है कि अगर कोई जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, क्या पता नहीं मुझे चाइना का अभी, मेरे हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज वगैरह चेंज कर दी है वापस, तो उसकी वजह से उनका जो बर्थ रेट है वापस स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। डेथ रेट ज्यादा है कम है उसका नहीं पता मुझे, बट चौथा स्टेज मैंने कभी देखा नहीं है कि ऐसा हो रहा हो। वो कंट्रीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा उल्टा। अगेन वो अभी डिस्कशन के लिए सही नहीं है, रेगुलर क्लासेस में तो डिस्कस कर लेते, अभी रिवीजन के टाइम से उसको इग्नोर करिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। कुछ रीजनल वेरिएशंस भी थी, जैसे सम स्टेट्स विटनेस्ड डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर with commensurate increase in manufacturing and service sector.
However, there had been an increase in share of workforce in agriculture in other states such as Orissa, Rajasthan, Punjab. State of occupation अगेन ये तो हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों इसके में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तो इतना डेवलप्ड नहीं था, बट जो भी डेवलपमेंट आई थी वो इसलिए आई थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके एंड रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट हो सके. समझ पा रहे हैं ये चीज? हाँ, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे. रोड्स बेकार थी. द प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल. ये याद रखना इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका सिर्फ इतना ही पर्पस था. रेलवेज फिर भी थोड़ा डिसेंट लेवल पे था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हेल्प करता था. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री था. कम्युनिकेशन, इसके अंदर याद रखिएगा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि ब्रिटेन से कोई मैसेज पहुंचना है तो इंडिया में तुरंत पहुंचे. वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ तो ठीक ठाक, मतलब इतना बढ़िया नहीं था. फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री मतलब ऊपर के सेंस में नहीं बोल रहा, नीचे के सेंस में बोल रहा है. नीचे नेगेटिव के सेंस में बोल रहा है, फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. एक तो कॉलोनियल इकोनॉमी था, सेमी फ्यूडल दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम. यानी कि यहाँ पे एक जगह पे तो आप जमींदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर रखा है, एक जगह पे आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं. स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ नहीं रही थी इकोनॉमी. आज के टाइम पे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है, बट उस टाइम पे स्टैग्नेट हो गई थी. बैकवर्ड इकोनॉमी था, डिप्लीटेड एंड डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी. इसका रीजन क्या था? वर्ल्ड वॉर के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया? ब्रिटेन ने, और उसका हर्जाना इंडिया को भरना पड़ा. एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी ड्यू टू डिवाइड एंड रूल. ब्रिटिशर्स काफी मेजरली यूज करते थे, उसका आज भी इफेक्ट आप इंडिया में देख रहे हैं. डिवाइड एंड रूल, ये कुछ ईयर्स हैं, इसके अंदर से आप ये वाला याद रख लीजिएगा, स्विस कैनाल, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस का याद रख लीजिए, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इंडिपेंडेंस तो पता ही होगा. ये चार मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं. बाकी आप कुछ याद करना चाहे तो अपने लेवल पे कर लीजिएगा. कोई डाउट्स इसके अंदर? आइए चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 अब बच्चों और क्या रहा है इकोनॉमी के अंदर, आप ये समझिए. इंडिया चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो इंडिया के साथ क्या हो रहा था? इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स पे. इंडिया की कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत पीछे रह गया था. इक्वालिटी नहीं था. तो इंडिया को 1950s या 1990s के दौरान ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी जो इन सबको टैकल कर सके. सबसे पहला क्वेश्चन इंडिया के सामने आया कि इंडिया को कैसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सच एज यूएसए, सोशलिस्ट इकोनॉमी उस टाइम का यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, या तीसरा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया. कैपिटलिस्ट में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के पास पूरा फ्रीडम होता है, जो करना है करो. सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है, नो फ्रीडम. और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का सोल्यूशन होता है. इंडिया ने ये फॉलो किया. रीजन एक ये भी था, इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी. एक तो इंडिया प्राइवेट प्रॉपर्टी डेमोक्रेसी भी करना चाह रहा था और स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर भी रखना चाह रहा था. इंडिया के पास अभी इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे दे, और वो ये भी चाहता था कि सबका वेलफेयर भी हो. अगर वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दे देता, कैपिटलिस्ट के ऊपर फॉलो करता, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सारी खा जाती. इंडिया जितना भी ग्रो हुआ है उतना प्रॉपरली ग्रो ना हो पाता. तो इनिशियली अगर आप मीटर देखेंगे इंडिया का, कैपिटलिस्ट, इसको ऐसे कहते हैं सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट.
तो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इस पे, यहां पे इस वाली साइड पे ज्यादा था। आज धीरे धीरे इंडिया यहां पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है कैपिटलिस्ट की तरफ। चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे इसको। उसके अलावा इंडिया ने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा अडॉप्ट किया जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर गोल्स, 5 ईयर प्लान्स। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। क्या बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है। इसके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए बच्चों। 5 ईयर प्लान के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। जेम्स लिखवा ही रहा हूं। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, जेम्स। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी इकोनॉमी का जीडीपी कितने रेट पे ग्रो होना चाहिए, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, कौन सा सेक्टर में कितना ग्रोथ आना चाहिए। ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ ही नहीं है। प्रॉपर तरीके से फ्यूचर ग्रोथ का प्रेडिक्शंस करना, समझ पा रहे, बैलेंस्ड ग्रोथ होना, एक्सेट्रा। मॉडर्नाइजेशन में याद रखिएगा, ना ही केवल टेक्नोलॉजी में बट सोशल आउटलुक में भी चेंज आना चाहिए। बच्चों नई टेक्नोलॉजी तो ले आओगे बट सोच का तरीका नहीं बदलेगा तो दिक्कत आएगा। जैसे कई साल पहले सऊदी अरब के अंदर ना लड़कियां गाड़ी नहीं चलाती थी, बट रिसेंट ईयर्स में उन्होंने चलाने शुरू कर दिया है। बहुत पहले जाएंगे तो लड़कियां इंडिया के अंदर भी जॉब नहीं करती थी, बट अब जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट करने के लिए वो भी आगे है। तो सोशल आउटलुक, सोचने का तरीका भी बदलना, दैट इज ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन। जैसे पहले वो होती थी ना, प्रथा होती थी कई सारी, सती प्रथा वगैरह, उन सबको धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करना, कास्ट सिस्टम को डिसकंटिन्यू करना, दैट इज चेंज इन सोशल आउटलुक। टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आना, ये तो आप सबके सामने है, इंटरनेट वगैरह। आज के टाइम पे एआई के भाषा में बात करें तो एआई लेकर आना एंड सो ऑन। सेल्फ रिलायंस, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले किस पे रिलाय करता था बहुत ज्यादा? ब्रिटिशर्स पे। तो इंडिया ऐसी पॉलिसीज चाहता था कि ब्रिटिशर्स पे हम रिलाय, या वर्ल्ड पे किसी पे भी रिलाय ना करें। इससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा किसी पे रिलाय कर रहे होते हो, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। जैसे आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर चाइना का बहुत इंटरफेरेंस है। आप कभी भी देखिएगा चाइना के खिलाफ पाकिस्तान एक भी स्टेटमेंट नहीं बोल पाता। रीजन क्या है? उनका पैसा और इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है उनकी इकोनॉमी। अब पैसा और इंटरफेरेंस है तो वो बोल नहीं पाते प्रॉपर। इक्विटी क्या मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी एम्स टू इंश्योर दैट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स एंड इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। तो इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए सबके पास, रोटी कपड़ा मकान। अब इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या चेंजेस आए बच्चों, ध्यान से देखते हैं। एक तो इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे और एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या आता बच्चों, ये बहुत डिटेल में जाता है। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग। इंटरमीडियरीज मतलब जमींदार, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए सरकार ने कई सारे कानून निकाले। वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। लैंड सीलिंग it refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. Beyond the specified limit, all land belonging to particular person would be taken over by the government. अगर आपके पास इस अमाउंट से ज्यादा का एरिया है तो वो आपसे ले लिया जाएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। लैंड सीलिंग लगाया, ये सक्सेसफुल था नहीं था? बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीजन क्या था? लोगों ने, की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, लूपहोल्स निकाले थे, डिले कर दिया था लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। तब तक फार्मर्स को ही हटा दिया, मतलब रिमूव कर दिया, और उसकी जगह अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। जब तक कानून बना लगा तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका था। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी कैसे आई? ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें आप याद रखिएगा बच्चों, HYV सीड्स आए, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे ना, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नया इरिगेशन फैसिलिटी आया,
फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड चाहिए था और इरिगेशन फैसिलिटी। ये 3 पॉइंट पेपर में आते हैं HYV इसके ऊपर, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर जरूर लिख के आ रहे हैं। 3 तरीके के रेवोल्यूशंस हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक है व्हाइट रेवोल्यूशन, और एक और कौन सा था, गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं चैप्टर 2 में। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क रेवोल्यूशन था, ये आगे जाके रूरल डेवलपमेंट में आएगा। और गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर था, ये भी आगे जाके रूरल डेवलपमेंट में आ जाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हुआ क्या, मार्केटेबल सरप्लस आ गया, ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया। इंडिया के पास पहले खाने को था नहीं, इंडिया बाहर की कंट्री से मंगवाता था। मेरे को याद है एक मैं फोटो देख रहा था, उसके अंदर दिखा रहे थे कि बाहर की कंट्रीज में इस तरीके से कलेक्शन होता था, कुछ कंट्रीज में जैसे USA वगैरह में, कि वो डोनेशन मांगते थे। जैसे वहां पे बोर्ड लेके बैठे हुए हैं कि डोनेशन फॉर इंडिया, ऐसे भी बोर्ड सकते थे, पहले इतना गरीब कंट्री माना जाता था और था भी। बफर स्टॉक क्रिएट हुआ, बफर स्टॉक फॉर फूड ग्रेन, बेनिफिट टू लो इनकम। अब सरकार क्या करती थी, ये खरीदती थी गवर्नमेंट, और राशन शॉप के थ्रू लोगों को बेचना शुरू किया। इसकी वजह से रिस्क क्या आए, पेस्ट अटैक। अगर आप कीड़े मारने वाली दवाई नहीं करेंगे तो कीड़े आपकी फसल को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज, अमीर फार्मर और अमीर हो जाएगा, गरीब फार्मर गरीब रह जाएगा। अब प्रॉब्लम समझिए कि अगर आपने ये सीड लगाए तो आपके कीड़े अटैक करेंगे उसके ऊपर, उसके लिए आपको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड चाहिए था। और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के लिए बच्चों क्या था, आपको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, जो फार्मर्स के पास था नहीं। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया, सब्सिडी दिया। तो ये बहुत बारी आ जाते हैं, व्हाट आर दी फेवर्स पॉइंट, मतलब कौन कौन सब्सिडी देना चाहिए, सब्सिडी नहीं देना चाहिए। सब्सिडी देना चाहिए, कौन कौन कहता है, फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की बिजनेस, तो सब्सिडी दो। मेजॉरिटी फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड अनएबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट विदाउट सब्सिडी, तो पुअर फार्मर्स को देना चाहिए। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी, अमीर फार्मर तो खरीद ही देगा ना, गरीब को दिक्कत है। बट कई लोगों ने बोला नहीं भाई, सब्सिडीज के अगेंस्ट बोला, क्यों? According to some economists, there is no case of continuing with subsidies as it does not benefit target group. Target group क्या है? Poor farmers. Majority benefit किसके पास चले जाता था? Rich farmers के पास। Rich farmer क्या बोलते हैं कि भैया हम भी गरीब हैं। And it is huge burden for the government's finances. गवर्नमेंट के पास पैसा तो जा ही रहा है ना, अब पैसा जाएगा तो बच्चों डेफिसिट क्रिएट होगा सरकार के लिए, डेफिसिट क्रिएट होगा सरकार के लिए बर्डन है। जैसे रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी फार्म लॉस, अब वो अच्छे थे बुरे थे उसके ऊपर डिबेट नहीं है, बट लॉस इंट्रोड्यूस करने के बाद क्योंकि फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया, उनको वो लॉस वापस लेने पड़े। अब उसका इम्पैक्ट अच्छा होता बुरा होता वो फार्मर्स को समझा ही नहीं पाए। फार्मर्स को लग रहा था बुरा है, सरकार कहना चाह रही थी कि अच्छा है, वो समझा नहीं पा रहे थे, प्रोटेस्ट होने लग गए, तो इस वजह से उनको वापस लेना पड़ा। आप ये सोचिए कि अगर कोई भी कानून आ रहे देश में, हर कानून इस तरीके से होने लग जाए तो बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा फिर तो। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अब लैंड रिफॉर्म्स measures and green evolution help in enhancing agriculture production and productivity. India became self-sufficient in food production. Land reforms resulted in abolition of zamindari system. GDP contributed by declined. बताइए एग्रीकल्चरल सेक्टर ने जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया वो डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि बाकी जगहों का जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ। तो जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कम होना शुरू हुआ, बाकी जगहों का बढ़ना शुरू हुआ, सर्विस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। अगला आता है बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में 1947 से पहले क्या था? इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोई था नहीं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं था, हम किस पे डिपेंडेंट थे? ब्रिटिशर्स पे। तो सरकार क्या कैसी पॉलिसीज लेकर आई? वो पॉलिसी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज को डेवलप करे। 5-year plans stressed a lot on industrial development. The cotton, textile and jute industry was mostly
developed in India. However, there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries. जैसे आपने अगर रिसेंट न्यूज देखा हो, इंडिया का ना डिफेंस के मामले में, मिलिट्री के मामले में इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट काफी सालों से ये समझ रही है कि हमारा डिपेंडेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स के मामलों पे किस पे है, बाहर की कंट्रीज पे। अब रिसेंटली इंडियन इंडस्ट्रीज उसकी तरफ भी जा रही है डिफेंस के ऊपर। अगर इंडिया खुद अपना डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगा, एक तो हमारा पैसा बचेगा, इंडिया में रोजगार आएगा, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होगा और इंडिया का डिफेंस भी अच्छा होगा। बाहर की कंट्रीज तो महंगा चिपकाती है इंडिया को, सही आ रहा नहीं आ रहा, इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकता है, बट इंडियन इंडस्ट्रीज को जिस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वैसी डेवलपमेंट लानी चाहिए। अब गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया, ध्यान से पढ़िए, हेडिंग्स याद रखनी है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। आज के टाइम पे तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत पैसा है, तब क्या था, टाटा बिरला भाई यही थे बस जो इंडिया की इंडस्ट्री संभालते थे, तो पैसा नहीं था। लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं काम किसके लिए करता है, प्रॉफिट के लिए ही। प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा इंडिया की मार्केट में, तो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेगा वो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अब इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भैया सोशल वेलफेयर होना चाहिए। उस टाइम पे कोई भी इंडस्ट्रीज क्यों पैसा लगाएगा सोशल वेलफेयर के लिए। तो तीनों रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज्यादा रखा गया एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ये समझ में आया। तो यहां पे याद रखना है आपको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये याद रखना है आपको, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर बच्चों कितने शेड्यूल निकाले, ए बी सी। ए के अंदर क्या था, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है काम। बी शेड्यूल क्या था, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, मतलब प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट करेगा और गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देगा। और सी के अंदर क्या था, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। जैसे आज के टाइम पे देखेंगे टॉयज का काम चाइना के पास जा चुका है, टॉयज की इंडस्ट्रीज ही नहीं है इंडिया में अच्छी खासी। उसके अलावा इंडिया की इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। लाइसेंस मतलब आपको एक लाइसेंस चाहिए है, चाहे आपको एक नई इंडस्ट्री लगानी है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस चाहिए। अब इसकी वजह से होता क्या था, लाइसेंस की वजह से एक तो करप्शन होता था, पैसा बहुत खाया जाता था, रेड टेपिज्म होता था। रेड टेपिज्म मतलब काम बहुत डिले होता था। सरकारी काम आप आज भी चले जाओ, पहले से तो खैर बेटर है, बट आज भी चले जाओ, कहते कल आना, परसों आना, तरसों आना, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। तो नो इंडस्ट्री was allowed to, unless a license is obtained, it was easier to obtain a license if industry units was established in economically backward area. License was needed even if an existing industry wants to expand output or diversify production. एक ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे शॉर्ट नोट आ जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा लगाया गया। आज के टाइम पे 1 करोड़ की लिमिट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, पहले कितनी थी, शायद 5 लाख। चेक करें एक बार। पहले कितनी थी लिमिट इसकी, ये रहा 5 लाख रुपीज। यस, ये लिमिट्स याद रखनी है आपको। 5 लाख थी, आज के टाइम पे 1 करोड़ हो गई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो अर्लियर लिख लीजिए यहाँ पे बेशक, लिमिट 5 lakhs अर्लियर, नाउ 1 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों बचाने की कोशिश की, एक तो ये जॉब्स बहुत क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। दूसरा, इंडिया अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं बचाता तो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया को खा जाती। गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स फॉर देम, दे वर आल्सो गिवन कंसेशंस, ताकि वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। अगला आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। फॉरेन ट्रेड कैसा था बच्चों, अगेन फॉरेन ट्रेड पे याद करिए, हम किस पे डिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स पे। वहां से फिनिश गुड आता था,
ब्रिटिशर से फिनिश गुड्स आता था और रॉ मटेरियल जाता था। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया। मैंने यहाँ पे एक मूवी का एग्जांपल दिया था, बदमाश कंपनी, अगर आपको याद हो। बदमाश कंपनी में क्या था, टैरिफ्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ का मतलब ही क्या होता है, कस्टम ड्यूटी। अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से क्या होता था बच्चों, दो चीजें। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, स्वदेशी, इंडिया का सामान इस्तेमाल करिए, फॉरेन गुड्स को बैन करिए। सेविंग्स ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। टैरिफ के अंदर क्या था बच्चों, टैक्सेस लेवीड ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा दिए थे कि बाहर से ज्यादा सामान नहीं मंगवा पाएंगे। अगेन रिपीट कर रखा है ये चीज। तो क्या ये समझ में आता है, की पॉइंट्स मैंने जो हाईलाइट किए ये याद करने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, टैरिफ, कोटा, क्रिटिकल अप्रेजल, ये सारे आपके ना अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज का एक समरी लिखा हुआ है, इसको सिंपली रीड कर लीजिएगा, नथिंग मोर। अब ये देखिए इसके ईयर्स मेंशन्ड है। एक तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था, ये ड्यूरेशन याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। इकोनॉमिक, ये प्लानिंग कमीशन का याद रखना है 2015। बाकी अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्लियर यहां तक? आइए चैप्टर नंबर 3 भी निपटा ले, फिर आप थोड़ी देर बैठ के एमसीक्यूज कर लेना और आज के सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? यस। एक मिनट रुकिएगा। हो गया आपका मीन मोड? आधा कर लीजिए, मोड करो, निपटाओ जल्दी। आइए चैप्टर नंबर 3, इसको भी शुरुआत करते हैं बच्चों। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब बच्चों हुआ क्या, आखिरी कहानी का पड़ाव समझिए। जब इंडिया ने पॉलिसीज निकाली तो 1991 के अंदर ना कई सारी प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो गई थी। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आनी शुरू हो गई थी, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। इंडिया का डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इंडिया के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा गिर गया था, इंडस्ट्रीज प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पा रही थी, इंडिया का डेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, एंड सो ऑन। तो कई सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर में। अब इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के पास गया, आईएमएफ कह लीजिए, कि भाई साहब हमें ना लोन चाहिए। तो उन्होंने जब इंडिया को लोन दिया तो उन्होंने लोन देते वक्त ये कंडीशन भी रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे, ओपन अप करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से भी जानते हैं या एलपीजी के हिसाब से भी जानते हैं। तो उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने उस टाइम पे काफी ज्यादा स्टेप्स लिए इस इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए। और जैसे ही ओपन अप हुई इंडियन इकोनॉमी, बहुत तेजी से इंडिया का सारे नेगेटिव फैक्टर्स कवर अप हुए। एक एक करके देखते हैं। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, एफिशिएंसी नहीं था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, Indian government approached the World Bank and IMF and received $7 billion as loan। आज के टाइम पे $7 बिलियन बहुत कम है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुकेश अंबानी से मांगेंगे वो भी दे देंगे, हमें नहीं, बट कंट्री के लेवल पे तो बहुत कम है। फॉर अवेलिंग द लोन,
These international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restrictions on private sector, liberalization, reducing the role of government in many areas, removing trade restrictions, globalization. इन्होंने स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर फोकस किया, करेक्टिंग द वीकनेस ऑफ बीओपी बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल. इसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स. स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर क्या था? इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रक्चर के अंदर. तो ये पॉइंट्स एज इट इज याद रखिएगा. कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बताएं. Main policies of new economic policy is liberalization, privatization and globalization. एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों. लिबरलाइजेशन, अब ये ना याद रखना, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिलैक्स करना, थोड़ा सा रिलैक्सिंग पॉलिसीज देना कि भैया चलो थोड़ी बहुत आपको छूट दे देते हैं, आप अपने हिसाब से रिलैक्स कर लीजिए. अब इसके अंदर ना ये 5 इंडस्ट्रीज हैं. पेपर में कोई भी इंडस्ट्री पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स थे. जैसे सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या लिबरलाइजेशन या रिलैक्सेशन आई? रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. अगर आपको याद हो, मैंने एक थोड़े बहुत एग्जांपल दिए थे यहाँ पे. जैसे एक मूवी का एग्जांपल दिया था यहाँ पे भी मैंने, गुरु मूवी का. उसके अंदर दिखाते हैं कि पेट्रोल की उनको रिफाइनरीज लगानी होती हैं, तो वो सरकार से लाइसेंस लेने जाते हैं, तो सरकार लाइसेंस नहीं देती तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है. एक और मूवी का याद रखिए, शिवाजी द बॉस. उसके अंदर उनको यूनिवर्सिटी सेटअप करनी पड़ती है, तो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी सेटअप नहीं करने देते, करप्शन ही बहुत था. तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को डिक्रीज करना, डिक्रीज इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल के काम को बड़े सेक्टर भी, बड़े इंडस्ट्रीज भी कर सकते हैं. एंड एमआरटीपी एक्ट को हटा के इसकी जगह कौन सा आ गया? कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट 2002. फिर इसके अंदर चेंजेस आए थे 2007. अगला फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या है? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई. पहले आरबीआई क्या था? रेगुलेटर, अब फैसिलिटेटर है. रेगुलेटर मतलब पूरा, मतलब एक जैसे मान लीजिए क्लास में मैंने इन्विजिलेटर रख दिया, कोई भी बच्चा चीटिंग करेगा उसको पकड़ के बाहर डंडे मार के बाहर भगा देगा, पेपर कैंसिल. दूसरा, क्लास में मैंने टेस्ट पेपर दिया, आपको प्रैक्टिस के तौर पे बोला कोई दिक्कत आ रही है तो मैं हेल्प करूंगा आके कि भाई चलो बताओ क्या दिक्कत आ रही है. तो फैसिलिटेटर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आरबीआई इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. प्राइवेट बैंक्स आने शुरू हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हुई एंड ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस. आप आसानी से एक्सपेंड भी अब कर सकते हो. किसको? ब्रांचेस वगैरह को, अपनी कंट्री को, उसको बैंक्स को. चाबी किसके पास है? ये ले लो इनसे. टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें. टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर 2 तरीके के टैक्सेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, पहले 90% तक होता था इनकम टैक्स, कोई लिमिट ही नहीं है. 90% में लोग पागल हो जाते, कौन देगा 90% टैक्स? तो इसको रिड्यूस किया, थोड़े इंसानियत लेवल पे लेकर आए कि भाई चलो इतना ठीक है. रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस. डिजिटल सिस्टम आने की वजह से आज के टाइम पे और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है प्रोसेसेस का. अगला, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी. इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिराई गई. किसने गिराई गई? गवर्नमेंट ने खुद गिराया. डिवैल्यूएशन क्यों किया? डिवैल्यूएशन तब होता है जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की खुद वैल्यू गिराई ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, वो ठीक हो सके. मार्केट डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट, मतलब किस पे जाना शुरू करें हम? फ्लेक्सिबल की तरफ. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था. देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है. ठीक है. अब जब आप अपनी करेंसी को गिराएंगे तो धीरे धीरे बाहर इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगा और इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा. तो अपने आप ही बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होना शुरू होगा.
ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अंदर क्या चेंज किया बच्चों? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, हाँ जी, हेलो, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोटा। कोटास को हटाना शुरू किया, टैरिफ्स को हटाना शुरू किया, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो ये हर सेक्टर के आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगला आता है प्राइवेटाइजेशन। तो पहला था लिबरलाइजेशन, फिर अगला आता है प्राइवेटाइजेशन, फिर आता है तीसरा ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट की कंपनीज किसको बेच दी? प्राइवेट सेक्टर को। एयर इंडिया रिसेंटली हो गया, जैसे एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, इसके ओनरशिप किसको बेची थी? टाटा ग्रुप को। प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इसके ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दीजिए और डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है कि इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप किया, किसके लिए? वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। हाँ जी, किसका बोलिए काम है? इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है? कि जब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई ना। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, कि गवर्नमेंट इस कंपनी के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे और उससे पैसे ले लेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है गवर्नमेंट की इन दैट कंपनी। तो इस टर्म को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर बैरियर्स हटा दो। आज के टाइम पे अगर आप इंटरनेशनली देख रहे हो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत टैरिफ पे बात कर रहे हैं, टैरिफ वॉर करेंगे, ये करेंगे। तो वो क्या बात कर रहे हैं कि भैया अमेरिका के अंदर अगर आपको काम करना है तो टैरिफ देना पड़ेगा, ऐसा समझ रहे हो? तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये टैरिफ हटाओ ताकि बाहर के लोग इंडिया में आके काम कर सके, इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर सके। अब पॉजिटिव्स क्या क्या हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सॉरी यस, और नेगेटिव्स क्या हुए? ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बाहर गई, टाटा, रिलायंस, एयरटेल। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंडिया के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए वो बाहर जाके काम कर पाई। नेगेटिव क्या था? बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे बाहर की कंट्रीज के आप देखेंगे कई सारे ब्रांड्स इंडिया में आके बसे हुए हैं। मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स के आने से जो इंडिया की फूड इंडस्ट्री है, फास्ट फूड इंडस्ट्री है, उसको ग्रोथ नहीं मिल पाती। अगर मैकडोनल्ड्स या ऐसे कोई ब्रांड्स नहीं होते तो इंडिया के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स ही ज्यादा बिकते। समझ पा रहे? ग्लोबलाइजेशन compromises the welfare and identity of people belonging to the poor countries. Market driven globalization increases economic disparity. गरीब देश गरीब रह जाता है, अमीर देश अमीर हो जाता है। इसके अंदर एक आउटसोर्सिंग पे बच्चों शॉर्ट नोट आ सकता है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने कुछ काम किसी और को दे रहे हैं करने के लिए। जैसे यूएसए की कंपनीज जो होती हैं वो छोटा मोटा कॉलिंग का काम जो होता है ना, वो इंडिया के बीपीओस को दे देती हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग बहुत सही हुआ इंडिया के लिए। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे पहले जीएटीटी बोलते थे, इंडिया उसका भी मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली काम क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का इजीली हो पाए, कोई डिस्प्यूट्स आ रहे उसको सेटल करवा पाए। According to some scholars, India should not be a member of WTO because major volume of international trades occur among the developed nations.
Developing countries are being cheated as they are forced to open up their markets for developed countries and are not allowed to access to markets of developed countries. आज के टाइम पे मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा। आज के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर वैसी ढंग की पॉलिसी निकाली जाए तो इंडियन इकोनॉमी बहुत मेजर जंप्स मार सकती है फ्यूचर में। वन मार्कर्स डेफिनेशन याद रखना। बायलैटरल ट्रेड का मतलब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड, मल्टीलैटरल का मतलब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड। टैरिफ बैरियर अभी अभी डिस्कस किया, कस्टम ड्यूटी, बदमाश कंपनी, याद है एग्जांपल शूज वाला। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्वालिटी पे, बाकी सारे पेपर वर्क पे रेस्ट्रिक्शन लगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ लोग कहते हैं बुरा हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बुरे के बारे में तो बहुत डिटेल में दे रखा भैया। अच्छा क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं। पेपर में अगर 4 नंबर का आ जाता है या 6 नंबर तक का आता है तो आपको डिटेल में लिखना आना चाहिए। बुरा क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिसे आगे जाके चैप्टर में पढ़ते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ की ग्रोथ तो बढ़ रही है बट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे उसकी वजह से, तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इंडिया में। एग्रीकल्चरल सेक्टर में उस लेवल की ग्रोथ नहीं आई जिस लेवल की आ सकती थी। उसके अलावा लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज में भी उस लेवल की ग्रोथ नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे हमारे जैसा ही था चाइना, चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे इसको भी, हमारे जैसा और हमसे पीछे था चाइना। उनकी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इतनी तेजी से आए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया आज के टाइम पे कि इंडिया उससे कंपीट करने की दूर दूर तक पोजीशन में नहीं है अभी। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो सरकार ने बोला कि हम अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को बेचेंगे वो ढंग से बेच नहीं पाई। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसीज, अभी भी आज जाके थोड़ी सी टैक्स पॉलिसीज बेटर हो रही है। कंज्यूमरिज्म, खाने को यहाँ पे देश के पास चीजें नहीं है और आप कंज्यूमर को बोल रहे हैं कि जो चाहिए खरीदो, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। अनबैलेंस ग्रोथ, कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ है, कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं है। इन पे शॉर्ट नोट है बच्चों, ये शॉर्ट नोट के लिए है। डीमोनेटाइजेशन और एक जीएसटी, ये ढंग से कर लीजिएगा। आइए मैं हल्का हल्का रिकैप दे देता हूं, पे शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों। डीमोनेटाइजेशन क्या था, 500 1000 के नोट बैन कर दिए गए थे, लीगल टेंडर से हटा दिए। तो इसका पर्पस क्या था, इट इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जो पैसा लोग टैक्स इवेजन कर रहे थे उसको कम करना, सेविंग्स को सेक्टर में वापस लेकर आना, लेस कैश इकोनॉमी बनाना। ऑब्जेक्टिव्स, कर्ब ब्लैक मनी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टॉप फ्लो ऑफ फंड्स टू इलीगल एक्टिविटीज एंड मेक कैशलेस इकोनॉमी। इसी का थोड़ा इजी लाइन में लिखा हुआ। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से नोट बैन कर दिए बच्चों, 500 1000 के 2016 बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी हो रखा है, यस 1946 1978। अगर याद हो जाए डेट्स तो बहुत बढ़िया, वरना 2016 तो याद रखना। जीएसटी, जीएसटी के अंदर क्या है बच्चों, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। It is paid by the consumers but is remitted to the government by the businesses selling the goods and services. GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ही टैक्स लगेगा, पहले अलग अलग एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, अब एक ही कर दिया जीएसटी। इससे क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स रेट्स एंड ऑटोमेटेड कंप्लायंस, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, हार्मोनाइज टैक्स बेस, सिंप्लीफाई टैक्स रेजिम। आप इसका ये वाला हिस्सा तो थोड़ा याद कर ही लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। अब इसमें काफी डेट्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये तो इजी ही है, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह। डब्ल्यूटीओ का ये कर लेना, मेक इन इंडिया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी।
इसी के साथ आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों बताएं क्या क्लियर है? यस। क्लियर यहां तक?